हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसली को इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियों की संख्या होती है? कुल पसलियों की जो संख्या होती है वह होती है 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। और प्रत्येक पसलियां होती हैं जोड़े में। तो अगर 24 पसलियां हैं तो इसका मतलब कितना जोड़ा होगा? हो जाएगा 12 जोड़ी। क्योंकि पूछा क्या है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। ऑप्शन इसमें दिया है, ए 12 जोड़ी, बी दिया है 10 जोड़ी, सी दिया है 14 जोड़ी और डी दिया है 11 जोड़ी। और कुल पसलियों की संख्या आपको बताया गया 24 होती है। तो अगर पेयर में कर दिया जाए तो 12 हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर की किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ए ऑप्शन है कान में, बी ऑप्शन है घुटने में, सी ऑप्शन है उंगली में और डी ऑप्शन है नाक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान में। कान में एक हड्डी होती है, इसका नाम है स्टेपी। स्टेपी जो हड्डी है यह मनुष्य के शरीर की, मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? यह बात हो रही है वयस्क व्यक्ति की। अच्छा, बच्चों में कितनी होती है? जो नवजात शिशु होता है इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होता है। 300 हड्डी होती है नवजात शिशु में और यही संख्या वयस्क में 206 होती है। और जो कान में स्टेपी हड्डी है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्टेपीज, बी ऑप्शन है फिबुला, सी ऑप्शन है टिबिया और डी ऑप्शन है फीमर। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की हम बात करें तो जो फीमर हड्डी होती है यह जांघ में होती है। जांघ, फीमर जो हड्डी होती है यह जांघ में होती है और यही मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और यही सबसे लंबी हड्डी है। अगर क्वेश्चन आया सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो यही फीमर होता है। और अगर क्वेश्चन आया सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की, तब भी फीमर ही होता है। और इसकी जो लंबाई होती है यह होती है 19.9 इंच। इसकी लंबाई होती है 19.9 इंच। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी? तो फीमर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वही सेम है। अभी आपको बताया गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। इसमें दिया है निहाई, दूसरा दिया है रकाब, तीसरा दिया है कान की हड्डी और चौथा दिया है जांघ की हड्डी। अभी जांघ की हड्डी को आपको बताया गया कि जांघ की हड्डी को कहा जाता है फीमर। और यही जो फीमर हड्डी होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? या कह सकते हैं टिबिया नामक हड्डी किस भाग में पाई जाती है? ए ऑप्शन दिया है खोपड़ी, बी ऑप्शन दिया है टांग, सी ऑप्शन दिया है भुजा और डी ऑप्शन दिया है मुंह। जो टिबिया नामक हड्डी होती है यह होती है टांग में, यानी कि पैर में होती है। टिबिया नामक हड्डी पैर में होती है और पैर को कहा जाता है पश्चपाद। पैर को कहा जाता है पश्चपाद कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब कहा जाता है। और जो हाथ होता है इसके साइंस की भाषा में कहते हैं अग्रपाद। अग्रपाद। तो जो पश्चपाद होता है यानी पैर होता है इसमें हड्डियों की संख्या 60 होती है और जो अग्रपाद यानी कि जो हाथ होता है इसमें हड्डियों की संख्या 60 होती है। मतलब संख्या दोनों की क्या होती है? तो बराबर होती है। लेकिन पैर की जो हड्डी है उसका एक नाम है टिबिया नामक हड्डी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं
पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और पेशी, यानी कि अस्थि मतलब बोन और पेशी मतलब होता है मसल्स। अस्थि, बोन और मसल्स को आपस में कौन जोड़ता है ना? या आप कह सकते हैं कि अस्थि और पेशियां आपस में किसके द्वारा जुड़ती हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, पहला लिगामेंट, दूसरा दिया है टेंडन, तीसरा दिया है उपास्थि और चौथा दिया है एक नई छोटी पेशी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन, है ना। जो अस्थि होती है यानी कि बोन होता है, बोन और पेशी, पेशी को कहते हैं इंग्लिश में मसल्स, पेशी, बोन और पेशी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो करता है टेंडन। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंडन और हिंदी में इसको कहते हैं कंडरा। इसका हिंदी में नाम है कंडरा। ठीक, तो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टेंडन यानी कि कंडरा कर रहा है। अच्छा, लिगामेंट क्या काम करता है? लिगामेंट काम करता है अस्थि को अस्थि से जोड़ने से। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है कौन? वह करता है लिगामेंट। और लिगामेंट की हिंदी होती है स्नायु। लिगामेंट की हिंदी होती है स्नायु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता? पाचन क्या होता है? तो भोजन के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन। जैसे भोजन में होता क्या है? तो पोषक पदार्थों में होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी में होता है वसा यानी कि फैट, और क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। तीन चीजें भोजन में क्या करती हैं? एनर्जी देती हैं। और इन्हीं तीनों चीजों का बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही कहलाता है पाचन। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है यानी कि पाचन होता है, यह होता है ग्लूकोज में, यह होता है ग्लूकोज में। और जो वसा है इसका पाचन होता है फैटी एसिड में, इसका पाचन होता है फैटी एसिड में। और प्रोटीन का जो पाचन है यह होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में होता है। और इसी को बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कोई पाचन नहीं होता है। पैनक्रियाज एक प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है और इसमें से निकलता है एंजाइम, एंजाइम और निकलता है हार्मोन्स। ये किसी प्रकार का पाचन नहीं करता, तो ये नहीं सही होगा। बड़ी आंत में भोजन का जो पाचन है यानी कि डाइजेशन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होता है। छोटी आंत में डाइजेशन होता है और आमाशय में होता है। लेकिन अगर पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आमाशय यानी कि स्टमक। स्टमक, स्टमक को कहते हैं आमाशय। क्यों? क्योंकि आमाशय में भोजन का अधिकांशता पाचन होता है और जो बचा रहता है उसका पाचन हो जाता है छोटी आंत में। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन, पाचन की इंग्लिश होती है डाइजेशन, डाइजेशन, इसको हमेशा ध्यान रहिएगा। पाचन की इंग्लिश होती है डाइजेशन। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है? मलाशय से। नहीं, मलाशय में कोई पाचन नहीं होता है। हाँ, आमाशय में भोजन का पाचन होता है, मुख में पाचन होता है पक्वाशय। आमाशय की इंग्लिश होती है स्टमक, स्टमक। मुख की इंग्लिश होती है माउथ और पक्वाशय की इंग्लिश होती है डिओडिनम, डिओडिनम। और डिओडिनम किसका पार्ट है? तो यह पार्ट है छोटी आंत का। डिओडिनम पार्ट होता है छोटी आंत का। ठीक, अभी आपसे क्या पूछा गया? मनुष्य में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो पाचन है यह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन को मुख में डाला जाता है और मुख में डालने के बाद मुख
में उपस्थित दांतों के द्वारा उनको काटा जाता है, चीरा जाता है, फिर उनको पीसा जाता है, मतलब बड़े भोजन के पार्ट को छोटे में तोड़ा जाता है। और मुख में इसी दौरान 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित हैं और 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं और इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से क्या निकलता है? लार निकलता है। लार निकलता, लार मतलब सलाइवा, लार निकलता है। और ये लार कितना निकलता है? तो मुख में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरियोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और एक होती है सब लिंगुई ग्लैंड है। इन तीनों ग्लैंड यानी कि सलेवरी ग्लैंड के द्वारा क्या निकलता है? तो एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है। 1.5 लीटर क्या निकलता है? तो लार निकलता है। और इस 1.5 लीटर लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। उसका नाम है एमाइलेज एंजाइम। और जो एमाइलेज एंजाइम है ना, इससे एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, किसमें? ग्लूकोज में। डाइजेस्ट किसमें करता है? ग्लूकोज में। तो इसका मतलब यह हुआ कि भोजन का जो पाचन है, डाइजेशन है, इसकी शुरुआत मुख से ही हो जा रही। क्यों? क्योंकि मुख में तो कार्बोहाइड्रेट को पचा के एमाइलेज एंजाइम क्या कर रहा है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसमें ऑप्शन है 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट, 32 फीट। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट। जो भोजन की आहार नाल की लंबाई है, उसकी लंबाई जो है वह है 32 फीट। 32 फीट लंबी है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, सुनिए अब ध्यान से। पाचन तंत्र के अंतर्गत 2 पार्ट आता है। सबसे पहला है आहार नाल। सबसे पहला है आहार नाल। आहार नाल की इंग्लिश होती है एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी है पाचन ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां 2 भाग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, या कह सकते हैं पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र का 2 भाग होता है। सबसे पहला आहार नाल है और दूसरा है पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। आहार नाल के अंतर्गत आता है मुख। मुख के बाद है ग्रसनी। ग्रसनी आता है। ग्रसनी के बाद आता है ग्रास नली। ग्रसनी के बाद ग्रास नली आता है। ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। आमाशय, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। और ग्रास नली को ओसोफेगस, ओसोफेगस कहा जाता है। ग्रसनी को फैरिंग्स, फैरिंग्स कहा जाता है। और आमाशय के बाद आता है पार्ट कौन सा? छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। और फिर आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत क्या आता है? तो जैसे आपका हो गया यकृत हो गया यानी कि लीवर हो गया। और क्या आता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आता है। इसमें क्या पूछा है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब देखिए इसमें यकृत दिया है। यकृत जो है अभी आपको बताया गया पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत यकृत आता है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा यकृत भी है ना। पित्ताशय की बात किया जाए तो पित्ताशय भी क्या करता है? पाचन ग्रंथि के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि पित्ताशय में ही पित्त इकट्ठा होता है। पित्त मतलब बाइल। पित्त जो होता है यह इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय की इंग्लिश होती है गॉल ब्लैडर। और पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है लेकिन वो इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्त मतलब बाइल। तो इसका मतलब पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, कार्निया। कार्निया कहाँ होता है? कार्निया होता है आंख में।
आंख में होता है और आंखों के दान में इसी कार्निया को दान किया जाता है। और ये जो आंत है ये भी क्या है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन क्या है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्निया, चूंकि वह आंख का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, वो कौन सा एंजाइम है। ए ऑप्शन है प्रोटीएज, ये प्रोटीएज है। बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है पेप्टिडेज और डी ऑप्शन है एमाइलेज। तो अभी आपको बताया गया कि जब खाने को मुख में डाला जाता है तो मुख में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं उनसे एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है, 1.5 लीटर लार निकलता है। और इस लार में होता क्या है, तो भोजन को डाइजेस्ट करने वाला यानी पचाने वाला एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, तो एमाइलेज। और यही एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताओ जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। भाई बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही तो पाचन कहलाता है। तो कौन तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है एमाइलेज एंजाइम। और यहाँ एमाइलेज एंजाइम है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध के प्रोटीन को पचाता है। पहले हमको ये जानना होगा कि दुग्ध में कौन सा प्रोटीन होता है। दूध में तो इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसिन। दूध में होता है केसिन प्रोटीन और इस केसिन प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम चाहिए। जैसे 2 चीजें प्रोटीन को पचाती हैं, एक कौन सा है, एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं। पेप्सिन और रेनिन, रेनिन क्या करता है, तो दूध में जो विलेय केसिन प्रोटीन है, कौन सा, केसिन प्रोटीन, इसको पचाता है यानी डाइजेस्ट करता है। और जो पेप्सिन प्रोटीन है, पेप्सिन है और जो पेप्सिन एंजाइम है, यह एंजाइम प्रोटीन किसको, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन में, पेप्टोन में। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और ये जो आपका बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, इस पेप्टोन को तोड़ देता है एमिनो एसिड में, इसको तोड़ देता है एमिनो एसिड में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात किया जाए कौन सा होगा, तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचा रहा है और रेनिन भी प्रोटीन को पचा रहा है, सॉरी पेप्सिन भी प्रोटीन को पचा रहा है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचा रहा है, रेनिन भी प्रोटीन को पचा रहा है, इरेप्सिन भी प्रोटीन को पचा रहा है। लेकिन ये जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है, ये सभी के सभी केसीन प्रोटीन के अतिरिक्त जो प्रोटीन होता है, जैसे दाल में, सोयाबीन में, इस प्रोटीन को पचाता है। लेकिन जो रेनिन है यह केवल और केवल स्पेशली केसिन प्रोटीन का ही पाचन करता है। और यही क्वेश्चन आया है, दुग्ध प्रोटीन को कौन पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है, कौन सा है। पाचन तंत्र में मिलने वाला सबसे पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको अभी बताया गया कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों से निकलता है 1.5 लीटर लार। और इस लार में होता है एमाइलेज एंजाइम। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है एमाइलेज एंजाइम होता है। और इसी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और ये कहाँ से शुरुआत होती है, तो शुरुआत होता है मुख से। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की बात किया जाए तो रिलीज होता है छोटी आंत से, छोटी आंत से निकलता है। सेलुलोज किसी प्रकार का पाचन करता ही नहीं, मतलब यह एंजाइम नहीं है।
पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन यह निकलता कहाँ से है? तो आमाशय से निकलता है, यानी स्टमक से निकलता है, आमाशय से निकलता है ना। और एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो मुख से निकलता है। तो सबसे पहले मिलेगा क्या पाचन तंत्र में? मुख मिलता है, और मुख से एमाइलेज निकलता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें पहला है रेनिन, रेनिन है, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है टेनिन, और चौथा है रेजिन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। टाइलिन जैसे अमाइलेज एंजाइम है, ऐसे टाइलिन भी लार में ही होता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है ना। भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। भोजन का होता है पाचन, यानी कि डाइजेशन, डाइजेशन होता है। और जब डाइजेशन हो जाता है तो उस पचे हुए पदार्थ का क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? पहले आप पाचन को समझिए। बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन। अभी आपको बताया गया था कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये किसमें होता है? तो ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में होता है। जो वसा है यानी कि फैट है, इसका पाचन होता है फैटी एसिड में, इसका पाचन होता है फैटी एसिड में। और जो आपका प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो पाचन है यह होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाचन। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड बना है, इसको चूंकि छोटे आंत में इन सभी का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का, और ये पच के इनको पहुंचना है कहाँ पर? ब्लड में। इनको पहुंचना है ब्लड में, पहुंचना है। तो ब्लड में जब पहुंचेंगे आंत से निकल कर, छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, तब इसको कहेंगे अवशोषण। और पूछा क्या है? भोजन में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये जो ब्लड में मिलना होता है इस पार्ट का, इसको कहते हैं अवशोषण। कैसे मिलता है? तो छोटी आंत, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में सभी पोषक पदार्थों का पाचन हो जाता है, सभी पोषक पदार्थों का पाचन हो जाता है। और छोटी आंत की जो दीवारें हैं इसमें एक सेल्स होती है, कोशिका होती है, जिसको कहते हैं विलाई सेल्स, विलाई सेल्स या रसांकुर। इसका नाम क्या है? रसांकुर कोशिका, इसको कहते हैं रसांकुर कोशिका। अब इन्हीं विलाई सेल्स या रसांकुर कोशिकाओं के द्वारा भोजन के जो पचे हुए पदार्थ हैं ये आंत के दीवारों से पहुंचा दिए जाते हैं कहां पर? ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर के पार्ट में इस ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड को प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देता है। तो इसी को कहते हैं अवशोषण, है ना। और क्वेश्चन क्या आया है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में। यकृत में कोई अवशोषण नहीं होता है, आमाशय में कोई अवशोषण नहीं होता है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत में कोई अवशोषण नहीं होता। अवशोषण कहाँ बताया गया? छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पहला को ऑप्शन है छोटी आंत से, बी ऑप्शन है मुख गुहा से, सी ऑप्शन है ग्रास नली से, और डी ऑप्शन है उदर से। ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटी आंत दिया है, तो छोटी आंत में तो प्रोटीन का पाचन होता ही है, लेकिन पूछा कहाँ क्या है? कहाँ से प्रारंभ होता, मतलब शुरुआत कहाँ से होता है? अंत तो होता है छोटी आंत में, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत है मुख गुहा की बात किया जाए, यानी बक्कल कैविटी की बात किया जाए, तो मुख से किसका पाचन होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्योंकि मुख में कोई भी एंजाइम ऐसे नहीं है जो प्रोटीन का पाचन कर सके, तो मुख में प्रोटीन का पाचन होगा ही नहीं।
भोजन पहुंचेगा मुख से कहां पर, मुख से पहुंचता है भोजन कहां पर, तो ग्रसनी में। ग्रसनी की इंग्लिश होती है फैरिंग्स। फैरिंग्स होता है, फैरिंग्स में कोई भी लार ग्रंथि नहीं है और फैरिंग्स में भोजन रुकता ही नहीं है कुछ भी मिनट के लिए, तो इसका मतलब फैरिंग्स में भी पाचन नहीं होगा। उसके बाद भोजन को क्या मिलेगा, रास्ते में ग्रास नली मिलता है। इसके बाद मिलता है ग्रास नली। ग्रास नली की इंग्लिश होती है ओसोफेगस, और इस ओसोफेगस पार्ट में भी कोई पाचन नहीं होता, चूंकि ये एक असली नली है जहां पर भोजन रुकता ही नहीं है। ग्रास नली से भोजन पहुंचता है आमाशय में। कहाँ पहुंचता है, तो आमाशय में। इंग्लिश क्या है, स्टमक। स्टमक है, और इसी आमाशय को ही हिंदी में कहते हैं उदर। उदर मतलब होता है पेट यानी कि एब्डोमेन, है ना। और इस आमाशय में, आमाशय की जो दीवारें हैं इससे निकलता है पेप्सिन। आमाशय की दीवारों से निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम, एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करके उसको प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन में। पेप्टोन में तोड़ देता है। इसका मतलब पाचन जो है, प्रोटीन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, आमाशय से, लेकिन पूरी तरह से पाचन नहीं हो जा रहा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन को पेप्सिन बदल रहा पेप्टोन में, लेकिन प्रोटीन को तोड़ना किसमें है, अमीनो एसिड में। इसका मतलब आंशिक पाचन हो गया है। अब यही पेप्टोन जब आगे बढ़ेगा, आमाशय से भोजन निकल के पहुंचेगा कहां पर, छोटी आंत में। और छोटी आंत की जो इंग्लिश होती है वह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। जब यही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो आंत की दीवारों के द्वारा एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन निकलता है, और यही ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को बदल देता है अमीनो एसिड में। यानी कि पाचन की क्रिया जो कंप्लीट हो रही है प्रोटीन की, यह आंत में हो रहा, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रहा, शुरुआत हो रहा आमाशय से। और इस आमाशय को कहते क्या है, उदर या पेट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन, खनिज। तो पेप्सिन जो है खनिज नहीं है, पेप्सिन विटामिन भी नहीं है, पेप्सिन हार्मोन्स भी नहीं है। इसका मतलब पेप्सिन क्या है, तो वह एंजाइम है। और सभी जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन की तरह होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पेप्सिन क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट टूटता किसमें, मतलब पाचन किसमें होता है, ग्लूकोज में। इसका पाचन किसमें होता है, ग्लूकोज में। तो जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो एक हार्मोन्स होता है जो निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय मतलब क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय मतलब होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में एक, पैनक्रियाज से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इसका नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन्स। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है, यह हार्मोन्स जब रुधिर में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो इस ग्लूकोज के साथ इंसुलिन हार्मोन्स मिलके क्या करता है, इस ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है ग्लाइकोजन में। इसको परिवर्तित कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके और इस ग्लाइकोजन में जमा कर देता है कहां पर, तो यकृत में। यकृत मतलब लीवर, लीवर में जमा कर देता है। ठीक, तो जो आपका यकृत है यही क्या होगा, आंसर सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही तो है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, यकृत। अच्छा,
अब आप सुने होंगे डायबिटीज, या जिसको कहा जाता है शुगर रोग। शुगर के जो रोगी होते हैं, मरीज जो होते हैं, उनमें जो ये लेवल है किसका, तो ग्लाइकोजन का, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब कभी भी ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में बढ़ती है तो इसी को कहा जाता है डायबिटीज या शुगर रोग कहा जाता है। और आप देखे होंगे जिस किसी व्यक्ति को शुगर रोग हो जाता है वो शुगर रोग कभी ठीक नहीं होता। अच्छा, ठीक क्यों नहीं होता है? उनको बस केवल एक ही उपाय है कि वो परहेज करें, ऐसे भोजन को खाएं जिनमें ग्लूकोज ज्यादा ना हो। जैसे आप चीनी को देखेंगे या मीठा को देखेंगे तो जो चीनी वगैरह होता है इसमें शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे मरीज जो शुगर के मरीज हैं उनको मीठा नहीं जाता खाने के लिए। क्यों? क्योंकि मीठा खाने से किसी को शुगर रोग नहीं होता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शुगर का रोग है तो उसमें चीनी या मीठा खाने से ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा और बढ़ जाएगी। अच्छा, क्यों ठीक नहीं होता है? ठीक ना होने का वजह यह है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स, और यही इंसुलिन हार्मोन्स का सब खेल है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन से ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो जब अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स निकलेगा ही नहीं तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करे कौन? तो अब समस्या कहाँ आती है? इंसुलिन हार्मोन्स की। चूंकि इंसुलिन हार्मोन्स की जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय में, वो इंसुलिन हार्मोन्स को निकालना ही बंद कर देती हैं। अगर किसी तरीके से पुनः अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इन कोशिकाओं से अगर इंसुलिन का स्रावण फिर से हो जाए तो पुनः शुगर रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक साइंस के द्वारा संभव नहीं हो पाया है कि पुनः इंसुलिन हार्मोन्स निकलना जारू हो जाए। इसी वजह से शुगर के मरीजों के लिए कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसको खाने से शुगर क्या हो जाए, हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है आमाशय, सी ऑप्शन है अग्नाशय और डी ऑप्शन है ग्रहणी। इंग्लिश भी समझ लीजिए इन सभी का। इंग्लिश होता है यकृत की लीवर होता है, या इसी को हिंदी में कहा जाता है जिगर, इसका नाम है एक अन्य जिगर। आमाशय को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक, या इसी को हिंदी में आप उदर या पेट कह सकते हैं। और हिंदी में अग्नाशय की इंग्लिश होती है पैनक्रियाज अग्नाशय की इंग्लिश होती है। और ग्रहणी की इंग्लिश होता है डिओडिनम की अन्य हिंदी क्या होती है? पक्वाशय। इसकी इंग्लिश हिंदी होती है अन्य पक्वाशय। अच्छा, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त की इंग्लिश होती है बाइल, अच्छा, पित्त का जो निर्माण है यह होता है, बाइल का निर्माण कहाँ पर? तो यकृत में यानी कि लीवर में होता है। लेकिन लीवर में केवल बाइल का निर्माण हो रहा है। लीवर यानी कि जो जिगर है या यकृत है, इसमें जब बाइल यानी कि पित्त का निर्माण हो जाता है तो पित्त जाके स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में। कहां पर? गाल ब्लैडर की हिंदी होती है पित्ताशय। गाल ब्लैडर की हिंदी होती है पित्ताशय। वो पित्त बन कहाँ रहा? तो यकृत में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय की इंग्लिश अभी आपको बताया गया गाल ब्लैडर होता है। ग्रहणी की इंग्लिश होती है डिओडिनम, और यकृत की इंग्लिश होती है लीवर, प्लीहा स्प्लेन, इसी को तेल कहा जाता है। ठीक, तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि पित्त निकलता कहां से है यानी बनता कहां से है? तो यकृत में, और स्टोर कहां होता? पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है?
पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है गुर्दा यानी कि किडनी, दिमाग यानी कि ब्रेन, फेफड़ा यानी कि लंग्स, हृदय यानी कि या हार्ट। ठीक, तो पेसमेकर का संबंध होता है हार्ट से। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य है, मतलब जो हार्ट में पेसमेकर लगाया जाता है वो हार्ट में पेसमेकर का कार्य क्या है? सबसे पहला है मूत्र बनने का नियमन, मूत्र का कोई संबंध है नहीं पेसमेकर का। पाचन की क्रिया का निर्माण, तो पाचन हार्ट में तो होता नहीं, वहां कोई आवश्यकता नहीं है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, और डी ऑप्शन है श्वास क्रिया को प्रारंभ कराना, यह भी नहीं सही है। दिल की धड़कन को प्रारंभ कराना काम होता है किसका? तो पेसमेकर का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन को प्रारंभ कराना। अगला क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है, और डी ऑप्शन है पहले जैसा रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो सोने की वजह से ही, क्योंकि अगर आप बात करें पेशियों की, तो पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, इसी में एक पेशी है हृदय पेशी। तो जो हार्ट मसल्स है, हृदय पेशी, यह केवल तभी आराम करती है जब या तो किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए तो हृदय क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करना बंद कर देता है, या कोई व्यक्ति सो रहा हो। तो जब व्यक्ति सो रहा होता है तो जो हृदय पेशी है स्लो काम करती है। स्लो काम करने का मतलब होता है ब्लड की पंपिंग थोड़ा स्लो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि रक्तदाब जो है वो क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि व्यक्ति सो रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहला है ग्लूकोमीटर, बी है स्फिग्नोमैनोमीटर, और सी है थर्मामीटर, और डी है लैक्टोमीटर। एक एक को देखते हैं। जो लैक्टोमीटर है इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसकी? दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से मनुष्य के शरीर का ताप मापा जाता है, और स्फिग्नोमैनोमीटर से के द्वारा नापा जाता है रक्तचाप को, यानी कि ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को मापा जाता है, और ग्लूकोमीटर के द्वारा मापा जाता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की माप होती है ग्लूकोमीटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मतलब जो हृदय है मनुष्य का, वह जब धड़कता है तो कितना समय लगता है उसके धड़कने में? इसमें ऑप्शन है 1 सेकंड, बी ऑप्शन है 1 मिनट, सी ऑप्शन है 1.5 सेकंड, और डी ऑप्शन है 0.8 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक धड़कन के धड़कने में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ मतलब चैम्बर। क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कुल अगर बात किया जाए 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर में 2 होते हैं अलिंद, 2 कौन से हैं? अलिंद के चैम्बर हैं, और 2 चैम्बर होते हैं नीलय के। तो कुल चैम्बरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है? तो एक समान तो कभी भी नहीं रहता है किसी का भी रक्तचाप, चाहे वह सो रहा हो, चाहे वह दौड़ रहा हो, चाहे
कुछ भी कर रहा हो घटता बढ़ता हमेशा रहता है, लेकिन स्पेशली क्या पूछ रहा है, दौड़ लगाते समय क्या परिवर्तन होता है। तो एक समय तो कभी भी नहीं रहता है, आपको पहले ही बताया गया। इसका मतलब या तो वह बढ़ता होगा या तो घटता होता, या तो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है ना, हमेशा ऊपर नीचे हुआ करता है। लेकिन अब इसमें आंसर दो ही हो सकता है, ना तो हमेशा ऊपर नीचे ही होता रहता है तो ये भी सी गलत हो जाएगा, ना ही एक समान रहता है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर दौड़ लगाने की स्पेशली बात किया जाए, मान लीजिए आप बैठे हैं तो शांत है, दौड़ने लगेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। और दौड़ लगाते समय पूछा है तो इस समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है यह क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के सभी मसल्स काम करना चालू कर देते हैं, श्वसन की जो क्रिया है वो अनाक्षी श्वसन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हृदय को बहुत जल्दी जल्दी पंपिंग करना पड़ता है, जिससे रक्तचाप क्या होता है वह भी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में एक मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, यानी पूरे लाइफ साइकिल में जन्म से मृत्यु तक लगभग कितनी बार धड़कता है। ए ऑप्शन है 1 अरब बार, बी ऑप्शन है 2 अरब बार, सी ऑप्शन है 3 अरब बार, और 4 ऑप्शन है 4 अरब बार, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि 2 अरब से ज्यादा होता है लेकिन 3 तक नहीं होता, 3 कंप्लीट नहीं होता है। तो आप चूंकि बीच में है इसलिए आप 2 अरब लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुष्य का जो हृदय है यह पूरे जीवन काल में सामान्य व्यक्ति का 2 अरब बार धड़कता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता, मतलब कितने लीटर रक्त होता एक वयस्क व्यक्ति में। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 3 से 4 लीटर, बी दिया है 4 से 5 लीटर, सी दिया है 5 से 6 लीटर, और डी दिया है 6 से 7 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पूरे शरीर के औसतन क्या होता है, रक्त होता है 5 से 6 लीटर। अच्छा, महिलाओं में कितना होता है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर का पीएच होता है, पीएच मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल, पीएच का फुल फॉर्म है हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल। ए है 7.2, बी है 7.8 है, सी है 6.6 और डी है 7.4। तो मनुष्य का जो रुधिर है इसका जो पीएच वैल्यू होता है यह होता है 7.4। ध्यान दीजिएगा, पीएच क्या होता है, तो हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल है, और इस पीएच वैल्यू के द्वारा निर्धारित होता है कि वो जो सब्सटेंस है वह अम्लीय है कि क्षारीय है। पीएच में जो स्केल होता है यह 0 से लेके 14 तक होता है, कहाँ तक, 14 तक, लेकिन बीच में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 जिसका पीएच वैल्यू आ जाए इसका मतलब वह जो एलिमेंट हो जाए, वह जो सब्सटेंस होगा वह कैसा होगा, तो वह होगा उदासीन। और अगर 7 से कम है तो वह क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल मतलब एसिड होगा। और अगर वह 7 से ज्यादा है, इसका मतलब 7 से 14 के बीच में है, वह क्या होगा, तो वह होगा क्षार, यानी कि बेस होगा, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें 7.4 है तो कैसा होगा रुधिर का टेस्ट, तो रुधिर कैसा होगा, क्षारीय होता है, यानी कि यह बेसिक मीडियम में होता है, क्षारीय मीडियम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन है तिल्ली या प्लीहा, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्लीन, फेफड़ा भी है, इसकी इंग्लिश होती है लंग्स, हृदय की इंग्लिश होती है हार्ट, और यकृत मतलब होता है लीवर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में जो आरबीसी है, आरबीसी इसका निर्माण होता है कहां पर, तो लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन लाल अस्थि मज्जा में कब होता है, तो भ्रूणा अवस्था के बाद होता है,
लाल अस्थिमज्जा में मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणावस्था के बाद लाल अस्थिमज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था इसका मतलब एम्ब्रियो स्टेज के पहले कहां पर होता है? तो यह होता है प्लीहा में। मतलब जो शिशु होता है माता के गर्भ में, उसके शरीर में रुधिर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका हार्ट भी पंपिंग करता है। तो वो रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है? वह रुधिर का निर्माण होता है प्लीहा में। तो प्लीहा और यकृत दोनों में होता है, लेकिन यहाँ प्लीहा में ज्यादा मात्रा में होता, इसलिए प्लीहा को रुधिर बैंक कहा जाता है, यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको? प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। अच्छा, इसी को प्लीहा को ही रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह मतलब कब्रिस्तान, कब्रगाह मतलब कब्रिस्तान। अच्छा, कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। लेकिन अब जब वयस्क अवस्था आ जाता है तब कहाँ निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में होता है। जैसे जैसे लाल अस्थिमज्जा का निर्माण होता है तैसे तैसे लाल प्लीहा से रुधिर का निर्माण होना बंद होता है। अच्छा, जो आरबीसी है इसका जो लाइफ साइकिल होता है वह होता है 100 से 120 दिन का। तो 120 दिन खत्म होने के पहले ये जो आरबीसी है यह जाके डेड होती है कहां पर? तो प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए रक्त का बैंक किसे कहा जाता है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? तिल्ली या स्प्लेन होगा। और अगर क्वेश्चन आए किसे रक्त का कब्रगाह कहा जाता है, तो अभी आंसर क्या होगा? स्प्लेन ही होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक, ध्यान दीजिएगा। रक्त जो होता है यानी कि जो ब्लड होता है या दो चीजों से मिलके बना होता है। सबसे पहला क्या है? प्लाज्मा है। और दूसरा क्या है? तो रक्त कणिका यानी कि ब्लड ग्रेन्यूल्स है। प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है? तो 55% होता क्या है? प्लाज्मा होता है। और अगर 55% रक्त का हो गया प्लाज्मा तो बचा कितना? 45% हो गया रक्त कणिका। और इस 45% में आरबीसी आ जाता है, इसी में आपका डब्ल्यूबीसी आ जाता है, और इसी में आ जाता है प्लेटलेट्स आ जाता है। अच्छा, प्लाज्मा जो 55% पूरे रक्त का है यह भी दो चीजों से मिलकर बना जाता होता है। सबसे पहला है जल और दूसरा होता कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। अगर जल की मात्रा देखा जाए प्लाज्मा में तो यह होता कितना है? यह होता है 90% और 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन की बात करें 60 से 64% दिया बहुत कम हो जाएगा, 70 से 75% दिया है बहुत कम हो जाएगा, 80 से 82% दिया है जल, लेकिन कितना हम बता रहे हैं? 90%। तो 90 के करीब कौन सा है? 90 के करीब है 91 और 92। तो यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, मतलब रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। कैल्शियम की संकेत है Ca, जिंक का होता है Zn, और जो सोडियम है इसका संकेत होता है Na, और लोहे का होता है यानी कि Fe यानी कि आयरन। तो जो रक्त होता है इसमें होता है हीमोग्लोबिन, जैसे आरबीसी नाम सुने होंगे यानी कि लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल्स है, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और जो हीमोग्लोबिन है यह दो चीजों से मिलकर बना है। पहला हिम है, हिम का मतलब होता है आयरन होता है, और आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन का मतलब होता है लोहा यानी कि Fe होता है। अच्छा, दूसरा क्या है? तो ग्लोबिन प्रोटीन है। तो दो चीजों से मिलकर बना हीमोग्लोबिन, पहला हिम है दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। तो इसका मतलब हिम का मतलब होता है लोहा। तो जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है ये कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा लोहा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? सबसे पहला है मस्तिष्क, मस्तिष्क से कोई रक्त का उत्पादन नहीं होता है। तीसरा है हृदय, चौथा है फेफड़ा। तो जो हृदय है ये रक्त को केवल पंपिंग करता है, और फेफड़े में काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन को कैरी करना, मतलब ऑक्सीजन का अवशोषण कर पहुंचाना कहाँ पर? ब्लड में। तो फेफड़ा भी नहीं होगा। अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है डायलिसिस, बी ऑप्शन है हीमोलिसिस, सी ऑप्शन है ऑस्मोसिस, और डी ऑप्शन है पैरालिसिस, है ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है इसी की वजह से जो आरबीसी होता है इसका रंग, किसका? तो आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। रक्त को कलर प्रदान करने वाले दो पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब क्या होता है? रंग द्रव्य। रंग द्रव्य को इंग्लिश होती है पिगमेंट। ठीक, तो जो रक्त होता है इसको कलर प्रदान करने वाले दो पिगमेंट होते हैं, रंग द्रव्य होते हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन, एक कौन सा है? एक है हीमोग्लोबिन, और दूसरा है इसी में प्रकार हीमोसायनिन। तीसरा है कौन सा? हीमोसायनिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, जिस रक्त में हीमोग्लोबिन होगा वो कैसा होगा? लाल होगा, और जिस रक्त में हीमोसायनिन होगा उसका जो शरीर मतलब उस जीव का जो रक्त होगा वो कैसा होगा? तो यह होगा नीला, है ना। तो तमाम जीव ऐसे हैं जिनका रक्त नीला होता है, और तमाम जीव ऐसे हैं जिनका रक्त लाल होता है। जैसे कि पाइला, मोलस्का संघ का एक जीव है पाइला, जिसको कहते हैं घोंघा। घोंघा नाम सुने होंगे। घोंघा का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, मैग्नीज और क्या है? जस्ता। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या है? हिम है। हिम मतलब Fe यानी कि लोहा है, और दूसरा क्या है? दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। तो इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।